नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड के समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में, अहमदाबाद में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, पटना में। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, मई 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणाली तय की गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग द्वारा नरसंहार की घटना घटी? ऑप्शन है दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रॉलेट एक्ट, दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का बी, दी रॉलेट एक्ट। ध्यान रखिएगा, दी रॉलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग द्वारा नरसंहार की घटना घटी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी। अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किए गए। इस प्रस्ताव में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ध्यान रखिएगा, इस अवसर पर गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर अधिक जोर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच पुनः समझौता हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन है बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, दिल्ली जेल में, कोलकाता जेल में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, बांकीपुर जेल में। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया कौन थे? ऑप्शन है शिव कुमार और रामानंद, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और सुखलाल सिंह। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, शिव कुमार और रामानंद। ध्यान रखिएगा, शिव कुमार और रामानंद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? ऑप्शन है मोतिहारी, सारण, मुंगेर, चंपारण। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, मुंगेर। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी तथा उनके समर्थकों और पुलिस के बीच में 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन के क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, जिसमें बिहार का मुंगेर जिला भी शामिल था। इसमें सर्वाधिक प्रभावित था मुंगेर जिला का प्राय मुंगेर जिले का प्राय 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन है गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में, दामोदर घाटी में, नर्मदा घाटी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, नर्मदा घाटी में। ध्यान रखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है लोहा, स्वर्ण, तांबा, चांदी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, लोहा। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के एक गुरु, बुद्ध के एक शिष्य, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, बुद्ध के एक गुरु। अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, आर्य समाज का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक, चंद्रगुप्त की प्रशस्ति, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। कौटिल्य एक का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है नालंदा, उज्जैन, बोधगया, तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, तक्षशिला। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सुश्रुत, शौकत, हरि सिंह, रवि कीर्ति। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, सुश्रुत। ध्यान रखिएगा, सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्य कुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रवि कीर्ति से पुलकेशिन द्वितीय, हरिसेन से हर्ष, भवभूमि से कनेश के यशोवर्मन, दांडी से नरसिंह वर्मन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, हरिसेन से हर्ष। ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था तथा हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रही सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि वाणभट्ट था। भवभूमि कनौज के यशोवर्मन के दरबारी कवि थे तथा दांडी नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? ऑप्शन है नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, पत्थर की प्रतिमाएं, लोहे की प्रतिमाएं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमाएं। ध्यान रखिएगा, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमाएं हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है यमुना, पद्मा, गंगा, हुगली। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, हुगली। ध्यान रखिएगा, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, दामोदर जिसे बंगाल का शुक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराबर, जमुनिया एवं बरकी आदि हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं तथा बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब राज्य में, हरियाणा राज्य में, गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, गुजरात राज्य में। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र गुजरात राज्य में पाया जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षारीय क्षेत्र वाला दूसरा प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, गुजरात। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध से गुजरात के 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलने से गुजरात राज्य को सर्वाधिक लाभ होता है। यद्यपि परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में कॉफी की दो प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती हैं। भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 2% उत्पादन किया जाता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेश में सर्वाधिक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस दिन को होती है? ऑप्शन है 21 जुलाई को, 22 मार्च को, 3 जनवरी को, 25 दिसंबर को। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, 3 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह कौन कौन सा है? ऑप्शन है 22 मार्च और 24 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 25 फरवरी और 25 जुलाई। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का बी, 21 मार्च और 23 सितंबर। ध्यान रखिएगा, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह 21 मार्च और 23 सितंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अमेरिका में, अंटार्कटिका में, सऊदी अरब में। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का बी, अंटार्कटिका में। ध्यान रखिएगा, टेलर घाटी अंटार्कटिका में अवस्थित है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी अर्थात वैली ऑफ द डेड का नाम दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, वियतनाम, इजराइल, अफगानिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एफबी ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।